सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो वीडियो का। और जो ये टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है वहाँ पे जाने से ये फ़ायदा होगा कि यूट्यूब पे हर वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाता, तो अगर वहाँ जाके देखते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल पे PDF वगैरह भी सप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पे शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं हम। तो टेलीग्राम चैनल सीजीबीएसई सपोर्ट का ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, या अगर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किए हो तो सीजीबीएसई सपोर्ट सर्च करना, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इन क्रैश कोर्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। इसको देखने के बाद इसको रब कर देंगे, फिर इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है जिसका नाम है गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछ देता है कि व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? देखो, गॉस ने क्या बोला कि एक क्लोज सरफेस लो, मतलब एक तुमने गेंद ले लिया, गेंद जो है ना टेनिस बॉल या अपना फुटबॉल ले लो जो अंदर से खाली है, उसके अंदर तुमने क्यू चार्ज रख दिया। ये बड़ा वाला क्यू इसमें मैंने यूज किया है, तो बड़ा वाला क्यू, ये क्यू चार्ज रख दिया। अब देखो, क्यू चार्ज इस गेंद के अंदर रखा गया है, तो ये अपनी लाइंस बाहर निकालेगा, तो इसके सरफेस से लाइंस पास आउट होंगी। जो गेंद है उसके सरफेस से, क्यू को अंदर रखा गया, बाहर पूरी गेंद है, उसके सरफेस से लाइन पास आउट होगी। अब लाइंस पास आउट होंगी तो कितनी लाइंस आएंगी? तो आंसर है कि क्यू लाइंस दे रहा है, मान लो कि 10 लाइंस अपने से बाहर निकाल रहा है, क्या इस सरफेस से पूरी लाइंस पास आउट हो जाएंगी? आंसर है नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बीच में एक मीडियम है जिसका नाम क्या है? एयर। ठीक है ना, एयर बीच में भरा हुआ है। अगर मान लो इसने 10 लाइन अपने अंदर से निकाली तो कुछ लाइंस को एयर अपने अंदर ही रहने देगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही बात? सारे लाइंस को नहीं जाने देगा। हर मीडियम की क्वालिटी होती है कि कुछ लाइंस को अपने अंदर ही खींच के रहने दे और बाकी को छोड़ दे। तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो ये लाइंस निकलती हैं इसके सरफेस से वो कम हो जाएंगी। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? फ्लक्स कम हो जाएगा। कब? जब मीडियम की वो क्वालिटी जो लाइन को एब्जॉर्ब करती है उसको क्या बोलते हैं? ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो ये मीडियम की वो क्वालिटी है जो लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये लाइंस को जैसे ही एब्जॉर्ब करती है तो फ्लक्स कम हो जाता है, कम लाइन सरफेस के थ्रू पास होती हैं। ठीक है, अब कितना फ्लक्स हो सकता है? तो आंसर है कि जितना बड़ा चार्ज यहाँ पे रखेंगे उतना बड़ा फ्लक्स होगा, उतनी ही लाइंस वो बाहर निकालेगा। तो ये किसके एक प्रोपोर्शनल है? फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू है। चार्ज बढ़ाओ तो फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन मीडियम उसमें से कितना कम करता है? 1/ε0। यही बताया गॉस ने कि मीडियम इतने को कम कर देता है, मतलब कि ये जो मीडियम है ये इतने को एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लक्स कम हो जाता है। तो गॉस ने बताया कि देखो, कोई भी एक क्लोज सरफेस लो तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट होंगी। वो कितनी होंगी? तो जो चार्ज है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1/ε0 से। तो ये हमारा आ जाएगा फ्लक्स। एकदम सही बताया इन्होंने, इसका कॉन्सेप्ट ये था। समझ गए होगे इजीली कि चार्जेज पूरे लाइंस को नहीं पास करा पाएंगे क्योंकि कुछ को मीडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इतना कम हो जा रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। गॉस लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इन दोनों में से एक टॉपिक पूछता है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और एक बार हम निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। पहला आता है एक्सियल लाइन पे, निकालते हैं। ये लिख लेंगे डायपोल के बारे में, जब भी डेरिवेशन करेंगे तो लिख लेने से थोड़ा अच्छा होता है कि डायपोल है, 2 चार्जेज हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव को इधर बनाना है, मैंने आगे ही बता चुका है, और पॉजिटिव को उधर बनाना है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच ध्यान दो कि 2 चार्जेज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l हमने लिया हुआ है। मिड पॉइंट है इसलिए यहाँ से यहाँ तक का l और यहाँ से यहाँ तक का l। ठीक है, अब इसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है P। एक्सियल लाइन पे ये एक्सिस है डायपोल की, ये देखो एक्सिस, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? ये पूरे डायपोल की वजह से। ठीक है ना,
तो ध्यान दो, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए कभी भी डिस्टेंस उस पॉइंट का लेंगे तो हम कहाँ से लेते हैं, डायपोल के मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस कहाँ से होगा, मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रही बात। तो ये ध्यान में रखना है कि मिड पॉइंट से डिस्टेंसेस का कितना हमने ले लिया, r, उस पॉइंट P का डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले लिया r। ये तो हमने डायपोल के लिए कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। डायपोल में कितने चार्ज ठहरे, 2, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार इस निगेटिव की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होता है तो दोनों को वेक्टर के लॉ से ऐड कर देंगे। बस सिंपल, काम खत्म, ऐसा ही होगा। तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो इस पॉइंट पे चार्ज पता है हमको, ठीक है ना, चार्ज चाहिए। और क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैटर करता है। तो देखो, मिड पॉइंट से डायपोल का, ये पॉइंट का मिड पॉइंट से डायपोल के इस पॉइंट का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है। तो इस r में से अगर इस l को माइनस कर देते हैं, इतने को हटा देते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाता है, r माइनस l, प्लस चार्ज से, प्लस q चार्ज से। अच्छा, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इसकी जो चार्ज है वो चाहिए, चार्ज तो प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस भी चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, r, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, l। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज और डिस्टेंस हमने देख लिया, समझ लिया कैसे निकाला। अब फॉर्मूले में रख के बस हमको निकालना है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना, पॉइंट P पे पहले लिखेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से निकालेंगे, इसका नाम दे दे रहे हैं हम E1। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K, इलेक्ट्रिक फील्ड K होता है, फिर चार्ज रख देंगे Q। चार्ज जो है इसका निगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं रखते वेक्टर क्वांटिटी में कैलकुलेशन के टाइम पे, डायरेक्शन के बेस पे निगेटिव पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पे जो साइन दिया रहता है उसके बेस पे मत रखना। तो K, Q और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज से, इसका पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है P का, r माइनस एल। तो ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सही है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, ड्यू टू किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, माइनस Q चार्ज। तो माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, K, फिर भी इसमें निगेटिव साइन नहीं रखना, इसमें निगेटिव साइन नहीं रखना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन है। यहाँ से निगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल। तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है, ऐसा इक्वेशन बन गया। अब देखो, दोनों को हमको जोड़ना है, E1 व E2 को। अब ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ होंगी, पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ निकालता है, बाहर की तरफ, अपने से चारों बाहर की तरफ। तो ये देखो, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, प्लस Q की वजह से जो E1 किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, बाहर की तरफ। लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, ये कभी भी लाइंस को अपने अंदर खींचता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, E2। मतलब दोनों के बीच का एंगल हम देख रहे हैं, ये इधर की तरफ खींच रहा है, उधर की तरफ धक्का दे रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इनके बीच का एंगल हमारा कितना है, 180, ठीक है ना। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल कितना हमको दिखने में आ रहा है, 180 आ रहा है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो रख देंगे यहाँ पे। E1 बड़ा है क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, Q की वजह से, प्लस Q की वजह से E1 हम बोलते हैं। तो यहाँ पे Q बड़ा है, इसके पास है, इसलिए इसके पास है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए E1 बड़ा है, हमने बड़ा दिखाया है एरो। और E2 छोटा है, क्यों, क्योंकि Q यहाँ पे दूर है, तो इसका इफेक्ट इस पॉइंट के लिए दूर हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है, तो E2 छोटा है। समझ में आ रही बात। तो E1 E2 को जोड़ते हैं तो हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखते हैं। तो इसको देखते हैं, E किस लॉ से जोड़ेंगे, वेक्टर लॉ से। वेक्टर लॉ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा वेक्टर a और b के बीच का एंगल होता है और ये रिजल्टेंट होता है। तो इसी से निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E नेट हमारा कितना आएगा, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ये 2a
बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एंगल कितना बन रहा है 180, मैंने वहाँ पे बताया था ना 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2AB। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2, इसका क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर, बाहर आके क्या ये बन जाएगा E1 माइनस E2, ये E की वैल्यू आ गई, मतलब E1 में से किसको माइनस कर देना हमको, E2 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। E नेट हमारा होता है E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे E2 की वैल्यू रखते हैं KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, बस इसको सॉल्व कर देना है। KQ दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो, तो बच गया यहाँ पे 1 और R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये बच गया 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। LCM ले लो, क्या LCM हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये LCM हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा R माइनस L स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस सारे चीज़ों को कैंसल आउट करो, कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ आगे देखो क्या वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है R प्लस L का होल स्क्वायर को अगर तुम बड़ा करते हो, ब्रेक करते हो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और फिर इसको ब्रेक करते हो R माइनस L का होल स्क्वायर, तो माइनस R स्क्वायर, माइनस मैंने डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 2RL, और अपॉन ये हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार A माइनस B, एक बार A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है। समझ में आ रही बात। अब ये सारे R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसल, 2RL और 2RL, कितना बच गया 4RL, तो यहाँ पे हो गया E इक्वल टू KQ, और यहाँ पे 4RL हो गया 4RL, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2QL अगर होता, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है 2QL, तो यहाँ पे एक 2, 4 में से एक 2 ले लेंगे हम, एक 2 ले लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 और L को एक साथ ले लेंगे 2L, और एक Q ले लेंगे, तो मतलब देखो इसको लिखने का तरीका मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। K लिख दिया, उसके बाद 2 आगे कर दिया, इसमें से एक R को आगे कर दिया, और Q और 2L को एक साथ रख दिया, क्योंकि 2 फिर से क्या हो जाएगा 4, और R को सिर्फ आगे कर दिया है। समझ में आ रही बात। तो ये एक क्वांटिटी डायपोल मोमेंट के फॉर्म में हमको लिखना है, ये डायपोल मोमेंट T के फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को, Q और 2L के फॉर्म में नहीं रहने देना, क्योंकि चार्ज नहीं, डायपोल की वजह से हमको निकालना है। ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया K 2R, और ये बच गया हमारा P, K 2R, और ये Q इंटू 2L क्या हो गया P, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो ये ख़त्म नहीं हुआ, छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक बची है। ये तो हमारा डायपोल मोमेंट का डेरिवेशन है ही है, लेकिन हमको एग्जाम में ये नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जगह नहीं है, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। शॉर्ट डायपोल के लिए निकालना होता है। शॉर्ट डायपोल के लिए ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है और उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, किसके लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल, छोटे डायपोल के लिए ऐसा लिख देंगे, और इसमें L को निगलेक्ट कर देंगे, किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। तो ये R स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, तो R का पावर कितना हो जाएगा, R का पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी K, और ये 2R है, P है, और ये R स्क्वायर, L को तो हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R का पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा K और 2P अपॉन RQ। ये हमारा आंसर है डायपोल के लिए। समझ में आ रही बात।
अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मैंने बताया है कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस क्यू की वजह से उधर की तरफ है और माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ है, तो प्लस क्यू की वजह से ज़्यादा उधर की तरफ है क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, और माइनस क्यू की वजह से थोड़ा सा इधर की तरफ है, तो इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उधर की तरफ होगा। मतलब डायपोल मोमेंट भी उधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की तरफ। तो एक्सियल कंडीशन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और वो इसका अमाउंट होता है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो वीडियो को फिर से एक बार बैक करके देखो, ज़रूर समझ में आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।